हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब एस्पिरेंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 से लेकर 395 तक के सभी आर्टिकल देखेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाली है। ये आपके सभी प्रतियोगिता एग्जाम के लिए रहेगी। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हो तो आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपके हर एक एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से आपने जो है आर्टिकल से अपना नंबर पक्का कर लो। ठीक है, देखो, जो स्टूडेंट 2 से 3 साल तैयारी कर चुके हैं उनको पता हो कि अनुच्छेद क्या होते हैं। जो अभी नया कर रहा हूँ उनको मैं बता दूं कि आपको जो आर्टिकल जो होते हैं यहाँ से आपके जो है हर एक शिफ्ट में आपके हर एक एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है, और आपको यही पता होना चाहिए कि आपके मौलिक अधिकार क्या है। तो आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि आपके फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार क्या है, पूरा आर्टिकल देखेंगे ताकि आपका जो है यहाँ से क्वेश्चन कभी भी आपके फ्यूचर में कोई भी अगर आर्टिकल से क्वेश्चन बने तो आपका गलत ना होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भाग फर्स्ट में संघ और उसका क्षेत्र, जो आर्टिकल 1 से लेकर 4 के बीच में। देखो, 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है और 12 अनुसूचियां हैं। 22 जो 395 है ये 22 भाग में। ठीक है, भाग फर्स्ट में संघ और उसका क्षेत्र, जो आर्टिकल आपके हैं अनुच्छेद 1 से लेकर 4 के बीच में। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों के साथ, और बेल आइकन भी दबा लें जिससे आने वाली आपको जो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो, जो इंपॉर्टेंट वीडियो रहेंगे, उसके आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अनुच्छेद पहला क्या है। अनुच्छेद फर्स्ट कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। आपको एज इट इज याद करना है, ये आपको एग्जाम बनता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अगला है अनुच्छेद 2 में है, संसद को नए राज्य का प्रवेश या उनके स्थापना की शक्ति का प्रदान की गई। यानी जो संसद है, पार्लियामेंट है, वो नए राज्य का प्रवेश, नए राज्य बना सकता है और उनकी स्थापना कर सकता है। अनुच्छेद 3 में लिखा गया है कि संविधान के नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्य के क्षेत्रों, सीमाओं को बढ़ाया घटाया जा सकता है या नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे 2014 में हुआ ना, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ, नया राज्य बना, और उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड हुआ 2007 में। तो ये किसके पास है सब अधिकार? संसद के पास। अभी केरल का नाम जो है केरलम करो करके बात चलनी है, केरल का नाम केरलम। तो यह किसके पास राइट है, अधिकार किसके पास है? संसद के पास। अगर संसद चाहे तो करेगा, संसद नहीं चाहे तो नहीं करेगा। ठीक हो गया। अनुच्छेद 4 कहता है कि पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन और पूरक, आकस्मिक और परिणामी मामलों के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाया गया कानून है। अगला है आपका, अब है आपका है भाग 2। ठीक है, भाग आपके 22 के 22 देखेंगे। 22 भाग में आपकी जो 395 आर्टिकल है। भाग सेकंड में है आपके नागरिकता, और जो आपके नागरिकता जो है आर्टिकल ये आपके 5 से 11 के बीच में है। संविधान के भाग 2 5 से लेकर 11 के बीच में अनुच्छेद। अनुच्छेद 5 कहता है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता के उल्लेख किए गए हैं 5 में। अनुच्छेद 6 कुछ व्यक्तियों के लिए नागरिक के अधिकार जो पाकिस्तान से भारत आए हुए हैं। ठीक है, उनके लिए कुछ अधिकार है जो पाकिस्तान से भारत आए हुए हैं। और साथ में कुछ उल्लेख नहीं, क्योंकि साथ आपका जो निरस्त हो चुका था तो उसको रखने का कोई मतलब था नहीं। आर्टिकल आपका जो 7 वो निरस्त हो चुका है। ठीक है, इसे हटा दिया गया है, निरस्त हो चुका है, तो वो मैंने रखा नहीं है। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है वो मैंने आपके लिए नहीं रखे हैं। अनुच्छेद 8 कहता है कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, जैसे आप हो तो भारत के, लेकिन आप बाहर गए हैं, दुबई गए हो या अमेरिका जो आपके लिए गए, तो उनके मूल के कुछ व्यक्तियों के लिए नागरिकता के अधिकार होते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 9 व्यक्तियों का स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य के नागरिकता प्राप्त करने का उनका नागरिक नहीं होना। यानी सपोज आप इंग्लैंड चले गए, जैसे अभी विराट कोहली इंग्लैंड गए हुए। ठीक है, अगर वो इंग्लैंड में बसना चाहे तो वो अपने स्वेच्छा से अगर भारत की नागरिकता समाप्त करना चाहे तो उनके जो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ठीक हो गया, ये आपका अनुच्छेद 9 में उल्लेख किया गया है। अगर स्वेच्छा से अपनी इच्छा से कोई अगर भारत का नागरिकता त्याग दें तो जो होगा भारत का नागरिकता फिर नहीं हो जाएगा, उनका नागरिक नहीं होना होगा। 9 में लिखा गया है। देखो, 10 भी आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट था नहीं, तो मैंने आपके लिए वही आर्टिकल रखे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, 395 के आपके 395 आपके एग्जाम में नहीं बनते हैं। आपके एग्जाम में जो है मोस्टली 200 आर्टिकल के आसपास बनते हैं। भले ही मैंने इसमें आपको 260 प्लस ही रखे होंगे इसमें, लेकिन आपके लिए 200 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते। आर्टिकल आपके जो है 200 से ऊपर क्वेश्चन नहीं बनते हैं। 200 आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है, बस हो गया। भले ही मैंने आपके लिए 260 प्लस रखे हैं इसमें, ठीक है, लेकिन आपको जो मैं कहूँगा वो आपको जो है पढ़ना है। खास तौर पर लेके 1 से लेके 80 तक तो खैर आपको जो है बिल्कुल जो आपसे कहूँ वो आपने एक भी नहीं छोड़ना है। 1 से लेके 80 तक के
जो जो मैंने इसमें रखे हैं वो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने, वो सब के सब याद करने, वहां से आपके हमेशा क्वेश्चन बनते हैं आपके। ठीक है। अनुच्छेद 11 कहता है कि यह नागरिकों के मानवाधिकार की रक्षा के लिए न्यायपालिका संवैधानिक जनादेश है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास मौलिक और अन्य अधिकार को लागू करने के लिए कार्रवाई करने की शक्ति होती है। संसद कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित शासन या निर्देशन करने के लिए है, अधिकार को करने के लिए है, किसके? विनियमित शासन या निर्देशन के लिए। अब आपका जो मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ से हमेशा आपके जो है क्वेश्चन बनते ही बनते हैं मौलिक अधिकार से। ठीक है। देखिए 1 से लेकर 80 तक तो क्या है आपके लिए पढ़ने ही पढ़ने, आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट थे 1 से लेकर 80 तक थे। यहाँ से आपके हमेशा क्वेश्चन आपके एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन हमेशा फंसते हैं, बाकी क्या आगे भी फंसेंगे, लेकिन 1 से लेकर 80 तक तो आपके एग्जाम में हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। और मौलिक अधिकार से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपके फंडामेंटल राइट होते हैं, ये आपको पता भी होनी चाहिए आपके मौलिक अधिकार क्या है करके। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। समानता का अधिकार, समानता का अधिकार होता है आपको, इससे बोलते हैं समानता का अधिकार, ये आपका 12 से लेकर 35 के बीच में। यहाँ नहीं लिखा मैंने, शायद यहाँ नहीं लिखा, 12 से लेकर 35 के बीच में आपके जो है मौलिक अधिकार रहेंगे। 12 में परिभाषा है, 12 में मौलिक अधिकार, 12 इंपोर्टेंट नहीं है। 13 देखो, मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अपमान करने वाला कानून है। इसमें आपके जो है अगर आपके मौलिक अधिकार जो असंगत या उनका अपमान करने वाले कानून है, अगर ये कानून होते हैं तो आप कोर्ट में जा सकते हो। ठीक हो गया। अनुच्छेद 14 कहता है कि कानूनी विधि के समक्ष समानता, यानी कानून के समक्ष सभी को समानता मानी जाएगी। अगर मेरे लिए जो कानून रहेगा वही अमीर के लिए रहेगा, वही अंबानी के लिए भी कानून रहेगा। ठीक हो गया। अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, यानी किसी भी अगर जेंडर हो या धर्म हो, मूल वंश हो, तो उसके आधार पर किसी भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, निषेध होगा। अनुच्छेद 16 कहता है कि सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर के समानता, यानी सार्वजनिक मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में, उसके लिए सबको समान अवसर दिया जाएगा, यानी कोई भी हो उसमें, सिर्फ किसे छोड़ के SC ST OBC वालों को छोड़कर, इनको छोड़कर बाकी सभी जो आपको उनको समान माना जाएगा। सिर्फ अपवाद कौन सा इसमें? SC ST और OBC वालों को छोड़कर सभी को समान माना जाएगा। ठीक है। अगला अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन। अनुच्छेद तो कहता है कि 16 तो कहता है कि सबको समान मानना चाहिए, लेकिन बाद में अमेंडमेंट हुई तो उसमें जो आपके SC ST OBC वाले के लिए इसमें कुछ प्रावधान किए गए थे। 17 कहता है कि अस्पृश्यता का उन्मूलन, यानी छुआछूत का हटाना। अगर किसने छुआछूत किया तो उसके लिए भी आपका हक है कि आप उसके भी ऊपर केस कर सकते हो। ये आपका जो उन्मूलन है, अस्पृश्यता का उन्मूलन यानी छुआछूत का। अनुच्छेद 18 के उपाधियों का अंत, यानी सेना या विदेश संबंधी सम्मान के सिवाय अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है। यह आपका क्या होगा? उपाधियों का अंत होगा, यानी सेना या विदेश संबंधी सम्मान के सिवाय। ठीक है, सेना या विधि के संबंध सम्मान के सिवाय अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा से कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। अब आपके लिए स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, राइट टू फ्रीडम, आपने काफी सुना होगा ये राइट टू फ्रीडम, तो खैर आपके न्यूज में चैनल में बहुत सुनते होंगे राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता के अधिकार, हमारा स्वतंत्रता का अधिकार छीन लिया गया, ये तो आपने बहुत सुना होगा। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या कहते हैं, अनुच्छेद 19 में आपका जो है वाक्य स्वतंत्रता आदि के संबंध में, यानी बोलने की स्वतंत्रता के संबंध में कुछ अधिकारों का संरक्षण देता है। कौन सा देता है ये देख लो। मूल संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा नागरिक को 7 स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। कितनी? 7 की गई थी 19 द्वारा, लेकिन छठी स्वतंत्रता संपत्ति की और इनमें से छठी जो स्वतंत्रता संपत्ति की स्वतंत्रता थी, इसे जो है हटा दिया गया था। कब? इसे बाद में भारतीय संविधान के 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार के रूप में परिभाषित किया गया था और साथ ही संपत्ति की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया था। ये इंपॉर्टेंट है, इसको दोबारा देख लो आप। मूल संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा नागरिक को 7 स्वतंत्रता प्रदान की गई थी, 7 की गई थी जब संविधान बना था। बाद में जो छठी स्वतंत्रता जो आपकी थी संपत्ति की स्वतंत्रता, इसे समाप्त कर दी थी। कब? अमेंडमेंट याद करना आपको, कौन सा अमेंडमेंट? 44वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत इसे संपत्ति की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, आप समझ के होंगे। ये आपका जो है 6 के 6 देखेंगे हम कि कौन से हैं आपके। देखो ये देखो, अनुच्छेद 19 एक मौलिक अधिकार है जो भारत के नागरिक को
स्वतंत्रता यानी फ्रीडम का अधिकार देता है। इसमें मुख्य रूप से 6 प्रकार की स्वतंत्रता शामिल है, जिनमें से ये देख सकते हो आप कौन कौन से हैं। वैसे आपके जो है क्या संपत्ति का अधिकार को हटा चुके हैं आप कितने आपके अभी वर्तमान में सिर्फ 6 है। कौन कौन से ये देख लो। और एक बात और याद रखना आप, जब देश में इमरजेंसी लगती है ना, आर्टिकल 352 इमरजेंसी लगती है तो आर्टिकल 19 स्वतः ही समाप्त हो जाता है। ठीक है, ये भी आपके लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट है कि जब भी आपका जो है इमरजेंसी लगती है भारत में, तो नेशनल इमरजेंसी लगती है। जैसे आपके बाह्य युद्ध हो गए, जैसे आपके युद्ध के टाइम में अभी तक सिर्फ 3 बार लगे हैं, 62, 65 और 71 के टाइम में। तो उस वक्त जो है स्वतः ही आर्टिकल 19 समाप्त हो जाता है। उस वक्त आप नहीं कहोगे कि हमारा मौलिक अधिकार है 19। सिर्फ 20 और 21 ऐसे आपके हैं जो आपके जो है इमरजेंसी के टाइम में भी समाप्त नहीं होते। ये आपको मैं आगे बताऊंगा। मौलिक अधिकार जो आर्टिकल 19 है, ये आपका जो है इमरजेंसी के टाइम में स्वतः ही समाप्त हो जाता है, उस वक्त लागू नहीं होगा। तो इसमें 6 है, कौन कौन से ये देख लो आप। 6 के 6 महत्वपूर्ण है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी बोलने की, जो भाषण देने की और अभिव्यक्ता यानी स्पीच देने की आपकी स्वतंत्रता है। मतलब ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बोल दो, लेकिन भाषण मतलब कुछ भी आप मतलब ऐसा नहीं कि आप उल्टा सुल्टा कुछ बोल दो, ऐसे नहीं है। अब ये अगर आपका होगा तो कोर्ट में जाके आपका होगा, लेकिन अब ये नहीं कह सकते कि आपने कुछ भी बोलते कि ये मेरा अधिकार है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन जैसे आपने भाषण दे दिया, जैसे आप नेता हो या कुछ हो, मतलब एक भाषण देने की आपकी स्वतंत्रता होती है। और शांतिपूर्वक इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, जैसे आपने किसी पार्क में आप इकट्ठा हो गए तो आपको कोई नहीं कहेगा, जबकि धार जब 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 आपका धारा 144 लगी हुई है तब को छोड़कर। ठीक है, तब छोड़कर तब आप जो शांतिपूर्वक इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, यानी आप शांतिपूर्वक किसी पार्क में बैठे हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं, वो आपका मौलिक अधिकार है। संघ बनाने की स्वतंत्रता, या आपने कोई संघ बना लिया, जैसे आर्य समाज बन गया, वैसे आपका कुछ ऐसे समाज कोई आप संघ बना सकते हो, ये भी आपकी स्वतंत्रता है। घूमने की स्वतंत्रता, देश में किसी भी राज्य में घूमने की स्वतंत्रता आपको है। देश के किसी भी हिस्से में रहने और बसने की स्वतंत्रता, ये भी आपके हैं। पहले जम्मू कश्मीर में नहीं थी, जब आर्टिकल 370 हटा अब वहां भी लागू हो चुके हैं। ठीक है, अब जम्मू कश्मीर में कुछ नहीं रहा, जम्मू कश्मीर अब वैसे राज्य रहा जैसे अदर राज्य है। ठीक हो गया, अब जम्मू कश्मीर कुछ अलग राज्य नहीं है, जैसे अदर राज्य है वैसे आप वहां भी जा सकते हो। तो वहाँ रहने और बसने की स्वतंत्रता आपको शामिल है। किसी भी पैसे, व्यवसाय, व्यापार, व्यवसाय को अपनाने की स्वतंत्रता, यानी किसी भी बिजनेस को अपनाने की, ये भी आपकी स्वतंत्रता है। ठीक है, 6 के 6 याद कर लो, इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, शांतिपूर्वक इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, यानी शांतिपूर्वक आप जैसे ऐसा नहीं कि आपने AK-47 लगी आप कहीं पर पार्क में बैठ गए आपने, ऐसा नहीं होगा। मतलब शांतिपूर्वक अच्छे से आपने बैठ के आप ये सभा कर सकते हो। ठीक हो गया, ये आपके 6 मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 19 में इनका उल्लेख है। अब आगे देखते हैं हम। आर्टिकल 20 कहता है कि अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, जो अपराध होते हैं उनके लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण देता है। 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा, यानी राइट टू लाइफ, जीने की स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा। और ये 20 और 21 ऐसे अनुच्छेद हैं, अगर जब नेशनल इमरजेंसी भी लगी होती है आर्टिकल 352, तो तब भी ये समाप्त नहीं होते। 20 और 21 ऐसे आर्टिकल हैं जो आपके इमरजेंसी के टाइम में भी समाप्त नहीं होते हैं। बाकी सारे के सारे आर्टिकल समाप्त हो सकते हैं, लेकिन 20 और 21 ऐसे हैं जो आर्टिकल तब भी समाप्त नहीं होंगे। आगे है आर्टिकल 21 का ए। ठीक है, ये आपके बाद में जोड़ा गया था। 21 के ए में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा इसमें जोड़ा गया था शिक्षा का अधिकार, यानी राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था 21 का ए। ये आपका मौलिक कर्तव्य में, फंडामेंटल ड्यूटीज में 11 नंबर पर जोड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अनुच्छेद 22 कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नजरबंदी के खिलाफ संरक्षण देता है। अगर किसी व्यक्ति को मनमानी ढंग से हिरासत में ले लिया गया हो तो उसे 3 प्रकार के स्वतंत्रता प्रदान की गई होती है। जैसे आपने देखा होगा, जैसे इलेक्शन होते हैं ना, उस वक्त जबरदस्ती उठा लिया जाता है, तो उसको भी आपको 3 प्रकार के स्वतंत्रता प्रदान किया जाता है। जैसे रियासत में लेने का कारण बताना पड़ेगा आपको कि किस कारण से आपने इसे जेल में डाल रखा है। तो उस वक्त जो पुलिस लोग वो ये बताते हैं कि ये हो सके माहौल बिगाड़ दे, तो इस टाइप का आपका कारण बता देते हैं। तो देखो, एक तो ये हो गया, 24 घंटे के अंदर दंडाधिकार के समक्ष पेश किया जाएगा, यानी जो जज है उसके सामने आपको पेश किया कंपलसरी है। तो कभी भी आपने देखा होगा कि कोई किसी को भी आपने हिरासत में ले रखा तो उसको सैटरडे के दिन रखते हो, कि संडे के दिन छुट्टी होती है, अधिकतर देखा होगा आपने। तो क्योंकि वो अगर 24 घंटे के अंदर आपको जो है दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा, उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार भी होगा। ये 3 आपके उसमें स्वतंत्रता दी जाते हैं। ठीक है, आर्टिकल 22 के तहत। ये इंपॉर्टेंट है, अगर कभी सपोज आपके कुछ हो गया, कभी आपको पुलिस ने हिरासत में ले लिया, तो आपके पास ये अधिकार है।
ठीक है, कि आपको उसको मुझे रियासत में लेने का कारण बताना पड़ेगा, नहीं जो आपका हिरासत में ले रखा आपको उसका कारण बताना पड़ेगा, और 24 घंटे के अंदर आपको दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा, और आपको अपने पसंद का वकील से सलाह लेने की अधिकार भी आपके पास है। आप देखो शोषण के खिलाफ अधिकार, ये आपको होता है अनुच्छेद 23 में कहता है कि आर्टिकल मनुष्य के यातायात और बलाश्रम का निषेध, ये आपका किसमें, आर्टिकल 23 में। अनुच्छेद 24 कहता है कि कारखानों में आदि बच्चों को नियोजन पर रोक, यानी 14 वर्ष से कम के बच्चों को आप कारखाने में काम के लिए नहीं लगा सकते, ये आपका हो गया 23 से 24 आर्टिकल में। शोषण के विरुद्ध अगला धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार, तो धर्म के स्वतंत्रता भी आपको अधिकार देता है, कौन कौन से अधिकार देता है इसको देख लो आप। अनुच्छेद 25 कहता है कि अंतकरण की और धर्म के स्वतंत्रता पेश से आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता, यानी भारत में आप किसी भी धर्म के स्वतंत्रता की, यानी आप जैसे आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हो तो अपना अपना धर्म का प्रचार कर सकते हो, ये आपका अधिकार है, 25 में दे रखा है। ये भारत के पास ही नहीं है, अगर कोई विदेशी भी अगर भारत में आए अपने धर्म का प्रचार करे तो उसको भी ये अधिकार है, ठीक है, तो धर्म का जो है प्रचार प्रसारण कर सकता है। 26 कहता है कि धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है, यानी जो धार्मिक मामले होते हैं उनकी स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 कहता है कि किसी धर्म विशेष के प्रचार के लिए करों के भुगतान की स्वतंत्रता, यानी टैक्स की स्वतंत्रता है इसे। अनुच्छेद 28 कहता है कि कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में उपस्थिति के बारे में स्वतंत्रता है। जैसे सपोज आप किसी स्कूल में हो, अगर वहाँ कोई प्रेयर हो रही तो आपका ये भी धार्मिक स्वतंत्रता है कि आप चाहे तो उसे बोल सकें या तो नहीं बोल सकते, ये भी आपका अधिकार है 28 का। आपने काफ़ी वीडियो देखे भी होंगे सोशल मीडिया पर। राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किस शिक्षण संस्था में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, और ये भी आपका है कि राज्य विधि से पूर्णतः घोषित हो गए, ठीक है, घोषित किसी भी शिक्षण संस्था में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, यानी किसी भी गवर्नमेंट आपके जो इंस्टीट्यूट है वहाँ धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, या ये भी आपके 28 में उल्लेख किया गया है। अगला है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारी, आपके 29 और 30 में। 29 कहता है कि अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण, जो अल्पसंख्यक है, ठीक है, अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटी में है, कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा लिपि संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है, और केवल भाषा जाति धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। किसे, अल्पसंख्यक को। अल्पसंख्यक आपको पता है कि हिंदू से अलावा सभी अल्पसंख्यक है भारत में। अनुच्छेद 30 कहता है कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्थान चला सकता है, यानी कोई भी अल्पसंख्यक अपनी मर्जी का कोई भी एजुकेशन संस्था चला सकता है, और लेकिन ये औरों को नहीं है, ये मेजोरिटी में जो है उनको नहीं है, जैसे हिंदू मेजोरिटी में तो उनको ये अधिकार नहीं है, सिर्फ ये है अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटी है, जैसे सिख ईसाई मुस्लिम इन सब को अधिकार है। जो ये अधिकार जो आपको ना 29 और 30 ये सिर्फ उनको है जो अल्पसंख्यक है, ये हिंदू को नहीं है, क्योंकि वो हिंदू इस यहाँ मेजोरिटी में है, तो इसके चक्कर में ये आपका नहीं है, ये आप बात ध्यान में रखना, ठीक है। अनुच्छेद 30 कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का एजुकेशन या शैक्षणिक संस्थान चला सकता है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह के भेदभाव नहीं करेगी, यानी गवर्नमेंट जो आपको ग्रांट देती है, जो आपके अनुदान देती हैं, जो प्रोवाइड कराती है फंड, तो उसमें कोई भी भेदभाव नहीं करेगी। जैसे जो सरकार सरकारी स्कूल को देगी वही उनको भी देगी। जैसे सपोज गवर्नमेंट स्कूल है, अगर वहाँ उसने अनुदान दे रखा है 2 लाख का, तो उसका प्राइवेट सेक्टर को भी देगी वो। जैसे किसी अल्पसंख्यक का शैक्षणिक उसका अपना पसंद का शैक्षणिक है, यानी इंस्टीट्यूशन, मैं आपको समझाता हूँ, जैसे गवर्नमेंट है, ये मदरसा है, तो ये बराबर दिया जाएगा दोनों को, ऐसा किसमें के भेदभाव नहीं होगा, ये कहने का मतलब है। जो अल्पसंख्यक आपका क्रिश्चियन होंगे। अगला आपका है संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचार में आपके जो आर्टिकल 32 है, 32 में कहता है कि इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपाय हैं, जो सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है, 5 रिट होते हैं आर्टिकल 32 के तहत, और हाई कोर्ट करता है, ये आपको आगे बताने को बता दूंगा मैं, आर्टिकल करता है 226 के तहत, ठीक है, ये 5 रिट करता है। ये 5 रिट कौन से होते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबिस कॉर्पस बरामदेश मैंडमस निषेध प्रोहिबिशन सेटोरी एंड केवेरेंटो, ये 5 रिट जारी करता है, ठीक है, जब आपका मौलिक अधिकार का हनन होता है। अनुच्छेद 34 कहता है कि इस भाग, देखो जो इंपॉर्टेंट है मैंने वो रख रखे, ठीक है, आपसे अगर कोई अगर बीच में छूट गया हो तो ये मत सोचना कि छोड़ रखा गया, मैंने छोड़ रखे हो, जो इंपॉर्टेंट नहीं है। 34 कहता है कि इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बंधन, जबकि किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू हुए,
लागू कर सकते हो, मतलब मार्शल लॉ है। यानी इस भाग में कहता है कि आर्टिकल 34 कहता है कि प्रदत्त अधिकारी पर निर्बंधन जबकि किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू किया जा सकता है। ये 34 के तहत किया जा सकता है। अगला है, अब 34 हो गया आपका, 35 इंपोर्टेंट था नहीं। अब आपका जो है राज्य के निधि निर्देशक सिद्धांत यानी डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये भाग 4 में, भाग 4 के 36 से 51 के बीच में। आप इनको देख लो, ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम आपके बनते हैं। तो ये तो कह रहा हूँ आपको ना मैं, जो आपके स्टार्टिंग से अच्छे तक कह रहा हूँ उसको बिल्कुल मत छोड़ना आप। आर्टिकल 38 कहता है कि लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करने के लिए राज्य है, यानी लोगों के कल्याण के लिए राज्य है। कि आप देखोगे कि सभी राज्य में अपनी अपनी योजनाएं चलते हैं। तो इसका मकसद ये है कि कल्याण के लिए आपके जो है 38 के कहता है कि व्यवस्था कर रखी, जो राज्य कर रखी सुरक्षा के लिए। जो आपने देखा कि हर राज्य में अलग अलग योजनाएं चलते हैं, किसके लिए, लोग के कल्याण के लिए। अनुच्छेद 39 कहता है कि राज्य द्वारा पालन किए जाने वाले नीति के कुछ सिद्धांत हैं। और 39 का ए इम्पोर्टेंट है, समान न्याय और मुफ्त कानून सहायता। यानी समान न्याय तो आप समझ गए होंगे कि समान न्याय मतलब सबके लिए बराबर न्याय होगा। और मुफ्त कानूनी सहायता मतलब अगर सपोज आपके पास केस है, आपके पास वकील करने के लिए पैसे नहीं है, तो आपको क्योंकि देखो कोर्ट में जब लड़ोगे तो आपके पास भी होना चाहिए वकील, तो गवर्नमेंट आपको वकील देगी फ्री में। ये इसका उल्लेख है 39 का ए में। ठीक है, अगर आपके पास पैसे वकील को देने के लिए पैसे नहीं है तो गवर्नमेंट आपके लिए वकील प्रोवाइड कराएगी। तो फिर मुफ्त कानूनी सहायता। 40 इंपोर्टेंट है, ग्राम पंचायत का संगठन से संबंधित है। अगला 41, कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार आर्टिकल 41 के तहत है। ये मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है, मौलिक अधिकार आप चलेगी, ये आप इसमें जो है अधिकार नहीं कर सकते हो। आप इसमें आप सिर्फ मौलिक अधिकार अपना आप हक जता सकते हो, सिर्फ 12 से लेकर जो आपके 35 के बीच में, इस पर आप जो है अपना हक जता सकते हो। बाकी और किसी में आप अपना हक नहीं जताओगे। ये आपके जो है गवर्नमेंट की पॉलिसी है। ठीक है, इसके लिए आप न्याय में नहीं जा सकते हो कि गवर्नमेंट ये योजना चलाए, तो आप इसके लिए गवर्नमेंट में कोर्ट नहीं जा सकते हो। सिर्फ 12 से 35 ऐसे आर्टिकल हैं, अगर आपका मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सीधे जा सकते हो। ठीक हो गया। 42 कहता है कि काम की न्याय संगत और मानवीय स्थिति और मातृत्व राहत का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 43 है कि कामगार के लिए निर्वाह मजदूरी आदि के लिए संबंधित है। 43 का क कहता है कि उद्योग के प्रबंधन में श्रमिक की भागीदारी होना कंपलसरी है। अगला है 43 का बी है, सहकारी समिति का संवर्धन यानी गवर्नमेंट कॉर्पोरेटर में। 44 कहते हैं कि नागरिक के लिए समान नागरिक संहिता, ये भी इंपॉर्टेंट है, काफी चर्चा में, तो एग्जाम में बन सकता है कि समान नागरिक संहिता के पहला राज्य कौन बना, उत्तराखंड बना है। ठीक है, और 44 में ये आपके आर्टिकल में। 45 कहता है कि अनुच्छेद बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान देना है। 46 कहता है कि अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्ग के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना है। ये सारे आपके राज्य सरकार करते हैं। ठीक है, राज्य सरकार के अंडर होते हैं। अनुच्छेद 47 कहता है कि पोषाहार के स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए राज्य का कर्तव्य है। तो भी आप देखा कि स्वास्थ्य के संबंधित आपके काफ़ी योजनाएं चलते हैं, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, ये बहुत चलते हैं ना। तो ये होता है आपका प्रधानमंत्री हो गया, स्टेट में आपके देखा होगा। अनुच्छेद 48 कहता है कि कृषि और पशुपालन का संगठन, यानी आप जो है 48 के तहत कृषि और पशुपालन का संगठन, किसी भी आप जो कोई भी तस्कर होते ना, मतलब किसी की आप हत्या नहीं कर सकते हो, किसी भी गाय की आप जो हत्या नहीं कर सकते हो, ये आपका 48 में उल्लेख किया गया है। ठीक है, पर्यावरण का संरक्षण और सुधार तथा वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा का भी ये आपके 48 का एम है, किसमें पर्यावरण का संरक्षण और सुधार तथा वनों और वन्य जीवों का भी सुरक्षा। वन्य जीवों का है आपके 48 में। देखो 48 कहता है कि आपको 48 कहता है कि कृषि और पशुपालन का संगठन और गाय की हत्या को भी इसमें आपका क्या रखा कि आप गाय की हत्या तस्करी नहीं कर सकते हो, ये आपके 48 में उल्लेख किया गया है। 48 में कहा गया है कि जीव आपकी पर्यावरण का संरक्षण, सुधार तथा वनों और वन्य जीवों का सुरक्षा, ये आपके 48 का ए में कहा गया है। जो पालतू जानवर है वो आपका 48 का ए में कहा गया है, सॉरी 48 में कहा गया, 48 का क में कहा गया है आपके वनों और वन्य जीवों के बारे में। दोनों समझ गए होंगे आप। 49 कहता है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और संस्थाओं और वस्तुओं का संरक्षण, जैसे लाल किला का जो आपके राष्ट्रीय महत्व है, आगरा का ताजमहल, तो ये आपके इसका स्मारकों का
वस्तुओं का संरक्षण करना है। ये आपके राष्ट्रीय महत्व के स्मारक होते हैं ना, तो उनका स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना, ये आपके आर्टिकल 49 में इसका उल्लेख है। 50 में है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। 51 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। ठीक है, आर्टिकल 51। अगला है, अब आपका है भाग 4 के ए, जिसमें है मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। ये आपके भाग 4 में आर्टिकल 51 के ए में इसका उल्लेख किया गया। कौन कौन से ये देख लेते हैं। 51 के ए में मौलिक कर्तव्य है। भाग 5 में, भाग 5 संघ में है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य सिर्फ आपका एक ही में है, 51 के ए में। देखो इसमें 11 मौलिक कर्तव्य हैं। स्वर्ण सिंह कमेटी द्वारा बनाई गई थी। ये आपको मैं एक्स्ट्रा कराऊंगा, कभी मैंने कराने को आपको ये वीडियो करा रखी है, आप जाके देख लें। सिर्फ मैं आपको इसमें आज आर्टिकल करा रहा हूँ। ठीक है, अनुच्छेद करा रहा हूँ। 51 के ए में क्या है, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य अगर आपको देखने होंगे तो मैंने इसकी वीडियो करा रखी है। आपके जो 11 मौलिक कर्तव्य होते हैं, 11 के 11 मैंने आपको करा रखे हैं इसमें। सिर्फ आज की वीडियो में आपको सिर्फ आर्टिकल कराऊंगी, कौन से आर्टिकल में क्या उल्लेख किया गया है। अब आपका है भाग 5, जिसमें संघ। अध्याय पहला है इसका कार्यकारी। भाग 5 में क्या संघ है, और ये आपके जो है भाग 5 की, ये आपके 52 से 62 के बीच में इनका उल्लेख किया। भारत के राष्ट्रपति के शक्तियों के बारे में कहा गया इसमें। ठीक है, कैसे होता है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव, एक संक्रमण अनुपातिक प्रणाली के तहत होता है इनका। ये आपको सारे इसमें बताऊंगी कि कौन से आर्टिकल में राष्ट्रपति से संबंधित है। तो भाग 5 के 52 से लेकर 62 के बीच में राष्ट्रपति और उपाध्यक्ष के बारे में। 52 में है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये 52 में लिखा गया है कि भारत के राष्ट्रपति, जो भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में कहा कि संघ की कार्यपालिका शक्ति, ये राष्ट्रपति के जो आपके संघ की कार्यपालिका शक्ति होगी, जो आपका जो है जो संघ की कार्यपालिका की शक्ति होगी वो राष्ट्रपति पर निहित होगी। ठीक है, अनुच्छेद 54 कहता है कि राष्ट्रपति का चुनाव, आर्टिकल 54 जो है आपके राष्ट्रपति का चुनाव से संबंधित, इसमें आपका जो राष्ट्रपति का चुनाव होगा। 55 कहता है कि राष्ट्रपति के चुनाव के तरीके। ठीक है, 56 कहता है कि राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल कितना होगा। ये सब के सब इंपॉर्टेंट एग्जाम बनते हैं। अनुच्छेद 57 कहता है कि पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र, यानी कहता है कि राष्ट्रपति को दोबारा यानी पुनर्निर्वाचन के लिए कौन सा आर्टिकल संबंधित है, तो ये पुनर्निर्वाचन के लिए आर्टिकल 57। कार्यकाल, चुनाव का तरीका और राष्ट्रपति के चुनाव होंगे 54 में लिखा गया है। 58 राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यता, यानी यहाँ पर योग्यता होगा। ठीक है, योग्यता, तो 58 में लिखा गया राष्ट्रपति की क्वालिफिकेशन क्या होगी। 59 में कि राष्ट्रपति का कार्यकाल की शर्तें। ठीक है, उसकी शर्तें क्या होगी। 60 कहते हैं राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा लेना है ना, शपथ। जब वो चीज सब चुन के आगे तो फिर क्या होगा, आपका 60 में उसका उल्लेख किया कि राष्ट्रपति शपथ लेगा। 61 में शपथ के बाद अगर कुछ गड़बड़ी कर दी तो राष्ट्रपति ने क्या होगा, महाभियोग होगा, यानी इसके ऊपर महाभियोग चलाया जाएगा कि उसे कैसे हटाया जाएगा करके। महाभियोग मतलब इम्पीचमेंट, यानी उसे कैसे हटाना है, महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अगर वैसे कभी तो अभी तक तो क्या है, किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग नहीं चलाया है। ठीक है, ये भी आपको याद करना है कि एग्जाम में बन सकता है कि अभी तक कौन से राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चला है, तो अभी किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग यानी किसी को भी हटाने की प्रक्रिया नहीं चली हुई है। अनुच्छेद 62 अध्यक्ष पद की रिक्तियों को भरने के लिए निर्वाचन कराने का समय तथा आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए निर्वाचन व्यक्ति का कार्यकाल होता है। अब बात 63 में। 63 में आएगा भारत के उपराष्ट्रपति का उल्लेख। 63 में भारत के उपराष्ट्रपति का उल्लेख है। 64 में कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा, किसका, राज्यसभा का, और लाभ का कोई भी अन्य पद धारण नहीं करेगा। ठीक हो गया, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं। अनुच्छेद 65 उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने का कार्यालय में आकस्मिक ऋतु के दौरान या राष्ट्रपति की अनुपस्थिति के दौरान अपने कार्य का निर्वहन करेगा। यानी अगर किसी कारणवश से कार्य राष्ट्रपति मौजूद नहीं है तो उसका कार्य कौन करेगा, उपराष्ट्रपति करेगा। ठीक है, ये उल्लेख है 65 में। 66 कहता है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होंगे। 67 में उपराष्ट्रपति पद की अवधि कितनी होती है, तो 5 वर्ष होती है। 68 है उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति को भरने के लिए जो वर्तमान उपाध्यक्ष के कार्यकाल की समाप्ति के कारण होगा, कार्यकाल की समाप्ति से पहले चुनाव होना चाहिए। जैसे अगर सपोज उपराष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म होने वाला है तो उससे पहले, जैसे खत्म होने वाला है इस डेट को, तो उससे पहले आपके चुनाव होने पड़ते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव, राज्यपाल अगला उपराष्ट्रपति कौन बनेगा करके, ये उल्लेख है 68 में। 69 कहता है कि उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान, तो वो अपनी जो है
जब राष्ट्रपति चुना जाएगा, उपराष्ट्रपति चुना जाएगा, तो उसका वो शपथ और प्रतिज्ञान लेगा 69 के तहत अनुच्छेद। फिर इसके बाद इंपॉर्टेंट नहीं है आपके, फिर सीधे आपका इंपॉर्टेंट है 72। 72 में है कि राष्ट्रपति के क्षमा आदि प्रदान करने की शक्ति और कुछ मामलों में सजा को निलंबित करने, हटाने या कम करने की इसकी शक्ति होती है। किसके पास? अनुच्छेद 72 के तहत। मतलब ये होता है कि अनुच्छेद 72 कहता है कि आर्टिकल में लिखा गया है कि राष्ट्रपति को राष्ट्रपति के क्षमा आदि प्रदान करने की शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास। यानी राष्ट्रपति अगर किसी की अगर फांसी की सजा माफ करना चाहे तो राष्ट्रपति कर सकता है, या किसी के आर्मी में कोर्ट मार्शल हो तो उसको राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है। ठीक है, ये किसके पास हक होता है? राष्ट्रपति के पास ये सारी पावर होती है, अगर वो चाहे तो राष्ट्रपति। ठीक है, तो राष्ट्रपति जो भी चाहे तो वो हो सकता है कि अगर आपकी सपोज किसी को जेल में अगर उसकी अगर क्षमा मांगते उससे, तो क्या होगा, उसके जो है सबसे बड़े क्या होते हैं आपके पास? कोर्ट मार्शल। और अगर उसके मृत्युदंड भी अगर दिया गया है ना, उसको अगर राष्ट्रपति क्षमा कर दें तो उसकी मृत्युदंड माफ हो जाएगी, उसको बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। ठीक है, ये राष्ट्रपति के पास शक्ति होती है। राज्यपाल के पास भी सेम शक्ति होती है जो राष्ट्रपति के पास होते हैं, सिर्फ राज्यपाल के पास दो शक्ति नहीं होती है। कौन सी? जो स्टेट में राज्यपाल के पास दो शक्ति नहीं होती, वो एक तो होती है आपके कोर्ट मार्शल की शक्ति, ये नहीं होती है। दूसरा होता है कि वो किसी भी फांसी या किसी भी अगर किसी मृत्युदंड दिया गया तो उसको दो को माफ नहीं कर सकता है। जबकि राष्ट्रपति के पास ये दो शक्तियां भी हैं। बाकी राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास सेम शक्तियां हैं, सिर्फ दो शक्तियां नहीं है कि अगर आर्मी में किसी का कोर्ट मार्शल है तो उसको क्षमा नहीं कर सकता है, और किसी का अगर मृत्युदंड दे रखा है या किसी को फांसी की सजा दे रखी है तो उसको दोनों को सजा नहीं कर सकते। ये दो सजा राज्यपाल के पास नहीं होते। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला है मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल आपके अनुच्छेद 74 में लिखा गया है, मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देगी, ये उल्लेख है 74 में। और 75 में कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, किसमें? 75 के तहत। राष्ट्रपति करेगा किसकी नियुक्ति? प्रधानमंत्री की। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाएगी। यानी 75 में तो कौन करेगा? प्रधानमंत्री की। देखो ये 74 में हो गया मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देगा, ये आपके 74 में। 75 में कि देखो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। देखिए प्रधानमंत्री की सलाह पर जो बाकी मंत्रियां होंगे, जैसे कैबिनेट मंत्री होते हैं ना, वो प्रधानमंत्री की सलाह पर ही होते हैं। सभी मोदी मंत्रिमंडल है तो वो कौन बनाता है? मोदी बनाता है। तो उनके सलाह पर जो मोदी मंत्रिमंडल है उनको कौन सा पद दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाते हैं। अगला आपका भारत के महानिवास यानी अटॉर्नी जनरल। अभी वर्तमान में कौन है अटॉर्नी जनरल? ये आर वेंकट रमनी है। ठीक है, इनका उल्लेख किया गया है आर्टिकल 76 में। ये भारत के अटॉर्नी जनरल होते हैं, महानिवादी। अगला है सरकारी व्यवसाय का संचालन। अनुच्छेद 77 कहता है कि भारत सरकार का व्यवसाय संचालन होगा। 78 कहता है कि राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य, यानी जो भी आपका साल का कार्य होगा वो राष्ट्रपति को जानकारी देने का ये संबंध में किसका अधिकार है? प्रधानमंत्री का कर्तव्य। इसका जैसे प्रधानमंत्री का ड्यूटी है, प्रधानमंत्री के कर्तव्य है कि राष्ट्रपति को जानकारी देगा। अगला है अब है संसद। संसद आपका जो 79 कहते हैं, अनुच्छेद 79 में आपका है संसद से संबंधित। आप देखेंगे अब अनुच्छेद 79 के संविधान में संसद का उल्लेख किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 79 में। क्योंकि आपके सेंटर में क्या चलता है? संसद चलता है, स्टेट में चलता है विधानमंडल। तो 79 में आपके संविधान में संसद का उल्लेख किया गया है, पार्लियामेंट का। 80 में राज्यसभा का गठन का प्रावधान किया गया है, और 81 में लोकसभा की संरचना। राज्यसभा का गठन का किया गया है 80 में, 81 में लोकसभा की संरचना या लोकसभा का गठन का प्रावधान किया गया है। 84 संसद के सदस्य के लिए योग्यता। 84 में जो आपके संसद के होते हैं यानी राज्यसभा और लोकसभा के उनके सदस्यों की योग्यता, क्वालिफिकेशन। 85 कहता है कि संसद के सत्र सत्रवासन और विघटन से संबंधित है। संसद के अधिकार क्या कौन कौन से होते हैं? अनुच्छेद 90 है उपसभापति के पद से अवकाश और त्यागपत्र और पद से हटाया जाना। ये आपके 90 में कि उपसभापति के पद से अवकाश और त्यागपत्र और पद से हटाया जाना। ठीक है, किससे? उपसभापति को। कौन से उपसभापति होते हैं? लोकसभा में होते हैं और राज्यसभा में भी होते हैं। अनुच्छेद 91 क्या था कि उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति के अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की शक्ति। उपाध्यक्ष कौन होते हैं? लोकसभा में उपाध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। तो उनके कर्तव्यों का पालन करें और अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उन्हें शक्ति होती है। अनुच्छेद 94 उसके बाद है लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के पद रिक्त होने पर पद त्याग देने या पद से हटाए जाने से संबंधित प्रावधान किए गए हैं।
नेक्स्ट है 97 है आप अध्यक्ष और उपसभापति और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते के संबंध में, यानी जो आपके अध्यक्ष और उपसभापति कौन होते हैं, राज्यसभा में होते हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन होते हैं, ये आपके लोकसभा में होते हैं। इनके वेतन और भत्ते से संबंधित है, इनका उल्लेख किया गया है 97 में। 98 में क्या गया, संसद का सचिवालय के लिए प्रावधान देता है, सचिवालय के लिए प्रावधान संबंधित है 98 में। 99 में सदस्य द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा, यानी उनकी शपथ का भी उल्लेख किया गया है कि वो आर्टिकल 99 के तहत संसद सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा लेंगे वो। अनुच्छेद 100 कहता है कि सदनों में मतदान, रिक्तियों और गणपूर्ति के बावजूद सदनों के कार्य करने की शक्ति। नेक्स्ट है 102 है फिर सदस्यता के लिए निर्वाहता। अनुच्छेद 106 है कि सदस्य के वेतन और भत्ते, जो सदस्य होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के। 108 के कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, किसकी, राज्यसभा और लोकसभा की। 109 कहते हैं धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया धन विधेयक में। और 110 में के धन विधेयक की परिभाषा, ठीक है, और संबंध में विशेष प्रक्रिया 109 में। 111 के विधेयक पर स्वीकृति, वित्तीय मामले में प्रक्रिया देखते हैं आप। 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी इसे बजट भी कहते हैं, ठीक है। बजट भी और वार्षिक वित्तीय विवरण दोनों के एक ही नाम हो गए, किसने बजट कहा, किसने वार्षिक वित्तीय विवरण कहा। 113 अनुमानों के संबंध में संसद में प्रक्रिया। 117 वित्तीय विधेयक के संबंध में विशेष प्रावधान, जो फाइनेंशियल। अब राष्ट्रपति की विधेयक शक्तियां कौन कौन सी होती है राष्ट्रपति के पास। अनुच्छेद 123 के तहत संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति होती है। क्या, अध्यादेश जारी करने की, संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति होती है 123 के तहत। संघ न्यायपालिका संबंध देखते हैं। अनुच्छेद 124 में उच्च न्यायालय की स्थापना और गठन की स्थापना कर रखा है। इसमें उच्च न्यायालय यानी कौन सा उच्च न्यायालय हो गया, सुप्रीम कोर्ट, ठीक, उच्च न्यायालय हो गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख किया गया कि स्थापना और गठन अगर संसद चाहे तो, अभी तो सिर्फ एक ही है, दिल्ली में है उच्चतम न्यायालय, किसी और राज्य में भी कर सकती है, ठीक है, अनुच्छेद 124 के तहत। 124A राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग सुप्रीम कोर्ट द्वारा असंवैधानिक घोषित लेकिन संसद द्वारा निरस्त नहीं है। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग है इसमें, किसमें, 144 के ए में। सुप्रीम कोर्ट द्वारा असंवैधानिक घोषित लेकिन संसद द्वारा इसे निरस्त नहीं किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित किया है, लेकिन संसद ने इसे अभी निरस्त नहीं किया है। दो के दो इंपॉर्टेंट एग्जाम आगे बन सकता है। 124 के ए में क्या है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। अनुच्छेद 124 का बी आयोग के कार्य। 124 का सी है कानून बनाने के संसद की शक्ति होते हैं, कानून के पास शक्ति होते हैं कानून बनाने की। जैसे अभी आपने देखोगे जो आपके आईपीएससी जो आपके कानून है वो 3 के 3 बदल चुके हैं, ये सब के सब आपके पास किसके पास है, शक्ति है संसद के पास यानी पार्लियामेंट के पास। 125 है फिर अनुच्छेद न्यायाधीश के वेतन, जो आपके जस्टिस हैं। अनुच्छेद 126 कार्यवाही मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। अनुच्छेद 127 तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का, देखो अलग अलग, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति। 129 सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्ड कोड होगा, सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्ड कोड होगा, यानी आपने देखा कि वहाँ वीडियो रिकॉर्डिंग होती है। अनुच्छेद 123 लेकिन आर्मी में नहीं होती है, ठीक है, आर्मी में नहीं होती है, आर्मी में रिकॉर्ड कोड नहीं होता है, वहाँ कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होती वहाँ, और लेकिन वैसे जो आपके नॉर्मल जो आपके सिविल में होते हैं वहाँ होती हैं। 123 सुप्रीम कोर्ट की सीटें। अनुच्छेद 131 में कि उच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र कितना है। 132 कुछ मामलों में उच्च न्यायालय की अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता। 133 दीवानी मामलों में के संबंध में उच्च न्यायालय की अपीलों में उच्चतम न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार, यानी दीवानी, जैसे आपके दीवानी मामले के संबंध में उच्च न्यायालय की अपील में उच्चतम न्यायालय का भी अपीलीय क्षेत्राधिकार होता है। अगर हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट भी होते हैं अधिकार के लिए, ठीक है, क्षेत्राधिकार होता है उसका। अनुच्छेद अगर किसी का भी अगर दीवानी मामले के संबंध में अगर आपने हाई कोर्ट से अगर नहीं हो तो आप सुप्रीम कोर्ट भी याचिका डाल सकते हो। अनुच्छेद 134 आपराधिक मामलों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार, तो आप सुप्रीम कोर्ट में सीधे अपील कर सकते हो। अनुच्छेद 134 का उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र। 135
मौजूदा कानून के तहत संघीय न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियों का सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग किया जा सकता है। 36 उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील के लिए विशेष अनुमति है। आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकते हो किसी के बारे में भी, अगर आपको करनी है तो। अगर किसी में अगर केस में है तो। अनुच्छेद 137 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय या आदेशों की समीक्षा। 138 उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार का विस्तार कितना होगा। 139 कुछ रेट जारी करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति का प्रदान करना है। 140 उच्चतम न्यायालय की सहायक शक्तियाँ। 141 उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी न्यायालय के लिए बाध्यकारी है। 142 में उच्चतम न्यायालय के आदेशों और आदेशों का परिवर्तन और खोज आदि के संबंध में आदेश। 143 इंपॉर्टेंट है, सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति होती है। अब भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक यानी जिसे बोलते हैं कैग, अभी वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू है कैग भारत के। अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक का उल्लेख किया गया है, यानी जिसे बोलते हैं कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, जो अभी वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू। अनुच्छेद 149 नियंत्रण महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों का उल्लेख किया गया है। 150 में संघ राज्य के खातों के प्रबंध, क्योंकि ये जो आता है भारत का ये खाता जो महालेखा परीक्षक होता है, तो ये आपका जो है संघ और राज्य के खातों के प्रपत्र करता है। लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जो है ये आपको सौंपता है, किसको, राष्ट्रपति को सौंपता है। भाग 6 में है राज्य से संबंधित है। राज्य का जो सबसे बड़ा होता है वो राज्यपाल होते हैं। अनुच्छेद 153 कहता है कि राज्य के एक राज्यपाल होंगे, बट एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्य के राज्यपाल के रूप में भी नियुक्त किया जा सकता है। और 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत ये किया गया था, ठीक है, जिसमें आपके जो है एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों के भी राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। ठीक हो गया। और प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होना कंपलसरी है। जैसे आपके पास क्या था आर्टिकल 52 में कि एक देश के लिए एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 154 में राज्य की कार्यकारी शक्ति, वहां कितने में था, 53 में था। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति, वहां था, एक एक पीछे कर लो आप, वहां 154 में, सॉरी 54 में था वहां। 156 में राज्यपाल का कार्यकाल, 156 में, ठीक है। 157 में कि राज्यपाल के रूप में नियुक्त के लिए योग्यता। अनुच्छेद 158 राज्यपाल के लिए कार्यकाल की शक्ति, शर्तें, सॉरी। अनुच्छेद 159 राज्यपाल द्वारा शपथ प्रतिज्ञान। 160 कतिपय आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्य का निर्वहन होगा। और अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल के क्षमा आदि प्रदान करने और कुछ मामलों में सजा को निलंबित करने और हटाने या कम करने की शक्ति ये किसके पास होती है, राज्यपाल के पास होती है। जैसे राष्ट्रपति के पास कितने में होती है, आर्टिकल 72 के तहत सेम होती है। जो राज्यपाल के पास होती है वो राष्ट्रपति के पास, सॉरी जो राष्ट्रपति के पास होती है वही राज्यपाल के पास भी शक्तियां होती है। सिर्फ आपको बता चुका हूँ कि राष्ट्रपति के पास 2 होते हैं, एक कोर्ट मार्शल, और किसी को अगर फांसी की सजा या मृत्युदंड की सजा हो तो वो 2 माफ कर सकता है, ये राज्यपाल नहीं कर सकते, ठीक है। 2 ही सिर्फ राष्ट्रपति के पास होते हैं एक्स्ट्रा। क्षमा आदि प्रदान किसमें होते हैं, इसके 161 में, उसके 72 में राष्ट्रपति की। आप है स्टेट मंत्रिमंडल, वहाँ कितने बताए, वहाँ मंत्रिमंडल था 74 एंड 75 में। यहाँ है 163 में मंत्रिपरिषद राज्यपाल को सहायता और सलाह दी गए, वहाँ मंत्रिपरिषद जो है राष्ट्रपति को देता था। और 164 मंत्रियों के संबंध में अन्य प्रावधान, ठीक है, यानी जो आपके होंगे यहाँ पर मंत्री जो होंगे 164 में मंत्रियों के संबंध में अन्य प्रावधान ये है कि इसमें जो है मुख्यमंत्री को राज्यपाल नियुक्त करते हैं। और वहाँ कितने में था, 75 में था। राज्य के लिए महाधिवक्ता, यानी जैसे वहाँ अटॉर्नी जनरल होते थे ना 76 के तहत, तो यहाँ 165 के तहत होता है कि राज्य के लिए महाधिवक्ता होगा, ठीक है, 165 में प्रत्येक राज्य में। अनुच्छेद 169 राज्यपाल आदि को सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य, वहाँ कितने में था, 78 में। यानी जो वहाँ प्रधानमंत्री किसको करेगा, मुख्यमंत्री को, सॉरी प्रधानमंत्री को करेगा, जो उसका पूरा जो साल का होगा ब्यूरो सारी सूचना किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। यह मुख्यमंत्री किसको देगा, राज्यपाल को देगा 167 के तहत। सेम ही आपका जो सेंटर में होता है वही आपके स्टेट में भी होता है, ठीक है, वही कार्य होते हैं। जैसे राज्य विधानमंडल,
तो वहाँ भी होते हैं। जैसे राज्य में क्या होते हैं, विधान परिषद और विधानसभा, वहाँ क्या होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक हो गया। तो 168 सिर्फ इतना फर्क है कि विधान परिषद सिर्फ इंडिया के 6 राज्यों में है, बाकी सभी राज्य विधान सभा है। इंडिया के सिर्फ 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ विधान परिषद और विधानसभा है। अनुच्छेद 168 राज्य में विधानमंडल का संविधान है, वहाँ कितने में था, वहाँ 79 में था। अनुच्छेद 169 राज्य में विधान परिषद का उन्मूलन या निर्माण में है। अनुच्छेद 170 विधानसभा की संरचना है। 171 विधान परिषद की संरचना, यहाँ विधानसभा की संरचना कितने में, 170 में, या विधान परिषद की संरचना 171 में। वहाँ आपको पता है 80 और 81 में थे। 173 राज्य विधानमंडल के सदस्य के लिए योग्यता यानी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए उनकी, राज्य विधानमंडल में। ठीक है, अब हम राज्य में आ चुके हैं। अनुच्छेद 174 राज्य विधानमंडल के 17 सत्रवासन और विघटन सेम ही आपके होते हैं। यहाँ आर्टिकल बदल चुके हैं, वहाँ आर्टिकल बदल चुके हैं। तो इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि 1 से लेकर 80 तक आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट, अति महत्वपूर्ण होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक हो गया, ये आपके लिए राज्य के, राज्य से काफी क्वेश्चन बनते हैं। राज्य से ऐसा नहीं है कि राज्य विधानमंडल में अधिकारियों से संबंधित है। अनुच्छेद 178 विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, जैसे वहाँ आपके क्या होता था, संसद के लोकसभा और उसके अध्यक्ष होते, अध्यक्ष उपाध्यक्ष होते थे। 179 अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद पर अवकाश और त्यागपत्र देने और पद से हटाने से संबंधित था। अनुच्छेद 182 में विधान परिषद के सभापति और उपसभापति से संबंधित था, वहाँ किसमें था, राज्यसभा। 183 अध्यक्ष और उपसभापति का अवकाश और त्यागपत्र और पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 187 राज्य विधानमंडल का सचिवालय, वहाँ आपको वहाँ क्या था, संसद का सचिवालय, यहाँ राज्य विधानमंडल का सचिवालय। अब सदस्य के योग्यता, उनकी योग्यता क्या होगा, 191 सदस्य के लिए निर्वाह क्या, यानी उनकी क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। अनुच्छेद 194 विधानमंडल के सदनों और उसके सदस्यों और समितियों की शक्ति और विशेषाधिकार। 195 सदस्य के वेतन और भत्ते राज्य में विधान परिषद विधानसभा के। अब वित्तीय मामले प्रक्रिया जो राज्य के देखेंगे हम, वहाँ कितने में था आपका, वार्षिक वित्तीय विवरण यहाँ कितने 202 में है, वहाँ कितने में था 112 में था, वहाँ 10 पीछे, वहाँ कितने में था 112 में था, यहाँ 10 पीछे करना 202 में, मतलब वैसे। ठीक है, 112 202 में यहाँ वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी 10 पीछे कर सकते हो आप। 203 में अनुमानों के संबंध में विधानमंडल प्रक्रियाएं चलती थी। वित्तीय विधेयक के संबंध में विशेष प्रावधान, ये 207 में। 210 में विधायक में प्रयोग की जाने वाली भाषा, विधायिका में। नेक्स्ट है अनुच्छेद 211 विधायकों में चर्चा पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 212 न्यायालयों द्वारा विधायक की कार्यवाही की जांच न करना। राज्यपाल की विधेय शक्ति है। अनुच्छेद 213 विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश प्रख्यात करने की राज्यपाल की शक्ति। ठीक है, अध्यादेश करने की शक्ति कितने होते हैं, राज्यपाल की शक्ति होते हैं। आर्टिकल 213 कहता है विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति होती है 213 में। वहाँ राष्ट्रपति के पास होते थे, वहाँ पर हो जाता है संसद। ठीक है, वहाँ हो जाएगा आपका संसद का, वो आपको मैं बता चुका हूँ। राष्ट्रपति संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश प्रख्यात करने की राष्ट्रपति की शक्ति 123 में थी वहाँ। तो सेम ही है आपका, बस कुछ नहीं है। एक हो गया आपका राज्य विधानमंडल, एक हो गया आपका संसद, और कुछ आपके हो गए जैसे अटॉर्नी जनरल आपका महाधिवक्ता हो गया 76 में, कैग हो गया 178 में, बस यही है आपके, बाकी कोई अलग नहीं है। अगर आप अच्छे से समझ गए ना, बस आप इसको संसद और विधानमंडल साथ साथ लेके चलो तो आपको बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ। ठीक है, बस आपको साथ साथ पढ़ने से आपको, यहाँ मैंने आपको 213, वहाँ 123, वहाँ आपके वार्षिक वित्तीय विवरण 112 और विधानमंडल में 202 में, तो यही आपको साथ साथ लेके चलना है। ठीक है, और साथ साथ आपको बता भी रहा हूँ मैं। अब है राज्य में उच्च न्यायालय। ठीक है, देखो सेंटर में हमने पढ़ चुके थे कि सेंटर में था आपके सर्वोच्च न्यायालय, अब आपके राज्य में उच्च न्यायालय। दोस्तों अगर आपको कहीं भी अगर कुछ चीज़ भी समझ में ना आए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ताकि आपको जो है मैं आपके सारे क्वेरी जो होंगे सॉल्व कर सकूं, ताकि आपके आने वाले एग्जाम में कोई भी अनुच्छेद से क्वेश्चन गलत ना हो। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बनना है कि जैसे राज्य के लिए उच्च न्यायालय संविधान के कौन सा अनुच्छेद में उल्लेख है, तो अनुच्छेद 214। आपके एग्जाम में सिर्फ क्वेश्चन इतना ही बनना है। ठीक है, अनुच्छेद से, तो यहाँ आपको कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, आपको मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है।
अगर आपको ये तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज कर देना, आपको मैं सारी क्वेरी आपकी सॉल्व कर दूंगा। 8475927328। तो 214 में राज्य के लिए उच्च न्यायालय है। 2016 कहता है कि उच्च न्यायालय का एक संविधान होगा। 2017 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और पद की शर्तें क्या होगी उनकी। 218 उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ प्रावधानों को उच्च न्यायालय में लागू करना। उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ प्रावधानों को उच्च न्यायालय में लागू करना। उच्चतम न्यायालय को होता है सुप्रीम कोर्ट। 219 उच्च न्यायालय में न्यायाधीश द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा, यानी उनकी जो आपके शपथ लेने की होती है। शपथ किसके खिलाफ, किसके तहत ले रहे हैं? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 220 स्थायी न्यायाधीश होने के बाद अभ्यास पर प्रतिबंध। 221 न्यायाधीश के वेतन और भत्ते हैं जो स्टेट में होते हैं, हाई कोर्ट में। अनुच्छेद 222 न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय में से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण किया जा सकता है। ये आपके अनुच्छेद 222 में कि एक न्यायाधीश जस्टिस का दूसरे राज्य के उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया जा सकता है। ये आपके आर्टिकल 222 में महत्वपूर्ण एग्जाम में बन सकता है आपके कि एक जो आपके न्यायाधीश हैं, जैसे उत्तराखंड का है उसे असम का भेजना है तो ये स्थानांतरित होता है, तो आर्टिकल 222 के तहत किया जा सकता है। 223 कार्यवाही मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। 224 यानी चीफ जस्टिस जो होता है, अतिरिक्त और कार्यवाही न्यायाधीश की नियुक्ति। अनुच्छेद 224A उच्च न्यायालय की बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति, यानी जो सेवानिवृत्त मतलब जो रिटायर हो चुके हैं। अनुच्छेद 225 मौजूद उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार कौन कितना होगा। 226 रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति, जो आपको बता चुका हूं ना मैं। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो रिट जारी करता है, 5 बंदी प्रत्यक्षीकरण आपको प्रोहिबिशन, ये आपको मैं करा चुका हूँ। जो आपके आर्टिकल 32 में थे वही आपके आर्टिकल उच्च न्यायालय भी शक्ति जारी कर सकता है। आर्टिकल जो आपके 5 होते हैं, ठीक है, 5 आपके जो है रिट जो होते हैं, 32 और आर्टिकल 226 इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। 227 उच्च न्यायालय द्वारा सभी न्यायालय के अधीक्षण की शक्तियाँ। 228 में होती है मामलों का उच्च न्यायालय के स्थानांतरण। अगर कोई मामला अगर उच्च न्यायालय को स्थानांतरित कर दिया, अगर कोई अगर नीचे वाला हो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो मामला उच्च न्यायालय को स्थानांतरित कर सकते हैं। आर्टिकल 229 अधिकारी और सेवक और उच्च न्यायालय के खर्चे। जैसे सपोज अगर खर्चे है ना, जो आपके उच्च न्यायालय के जो उच्च न्यायालय जो जस्टिस होते हैं, जो सेवा अधिकारी होते हैं, उनका जो खर्चा जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट उठाती है, ठीक है, क्योंकि अलग अलग राज्य में अगर वो होते तो उसका कौन खर्चा उठाता है? गवर्नमेंट उठाती है। कौन? स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन जब उसकी जो पेंशन देने वाली होती है, जब के अधिकारी जो होती है आपकी जो रिटायर्ड जो सेवानिवृत्त होता है, उसको जो देता है वो सेंटर देते हैं, दोनों फर्क है। ठीक हो गया। अनुच्छेद 223 उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का केंद्र शासित प्रदेश तक विस्तार। के उच्च न्यायालय के अधिकार जो क्षेत्र जैसे आपके अंडमान निकोबार का जो है पश्चिम बंगाल में है, तो इस टाइप के जो आपके हाई कोर्ट जो हैं एक ही आपके वहाँ आते हैं। तो ये आपके कि उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का केंद्र शासित प्रदेश का विस्तार होना। अनुच्छेद 231 दो या दो से अधिक राज्य के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना हो सकता है, तो सही है ये भी। जैसे चंडीगढ़ का देखा होगा, क्या चंडीगढ़ तो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है। अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ होते हैं सबऑर्डिनेट, जो आपके डिस्ट्रिक्ट में होते हैं। तो 233 में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति। ये यहाँ से तो क्वेश्चन पेपर मैंने देखा नहीं कि बहुत कम बनता है। जो अगर आप बड़े एग्जाम की तैयारी करते हो, जैसे यूपीएससी एग्जाम जो होते हैं वहाँ इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। यूपीएससी में एसी होते हैं, असिस्टेंट कमांडेंट, सीएपीएफ, इनमें क्वेश्चन बनते हैं। सीएपीएफ में जो आपके होते हैं एसी या सीडीएस या यूपीएससी, इनमें ये इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अधिकतर मैंने आपको वन डे एग्जाम में तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं देखे हैं। अधीनस्थ न्यायालय में आपके क्वेश्चन बनते हैं वहाँ सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय से, ठीक है। तो पढ़ने तो आपको सभी आएंगे, हम ये नहीं कह सकते कहाँ से क्वेश्चन बन जाए, तो क्या पता बन जाएगा। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन से आर्टिकल के तहत होती है? तो 233, इसका फर्स्ट वाला ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको याद रख लो। बाकी देखने को हम सभी देखेंगे। 233 का ए, कुछ जिला न्यायाधीश की नियुक्तियों और निर्णयों आदि का मान्यकरण। 234 न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के अलावा अन्य शक्तियों की भर्ती। 235 अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण। और 236 अधीनस्थ न्यायालय की व्याख्या कर रखा है इसमें। 237 में इस अध्याय के प्रावधान का कुछ वर्ग या मजिस्ट्रेट के वर्गों पर लागू होना है। अब आपका है भाग 7। पहली अनुसूची के भाग बी के राज्य के नाम से जाना जाता था, क्योंकि भाग बी को अब निरस्त कर दिया गया है, ठीक है। अभी वर्तमान में ऐसे 22 भाग तो हैं, लेकिन 22 में से 7वां जो भाग है उसे निरस्त कर दिया गया है, इसे हटा दिया गया। तो क्या लिखा है इससे? पहली अनुसूची के भाग बी के राज्य के नाम से जाना जाता था।
भारतीय संविधान के 7वें भाग को पहली अनुसूची के भाग बी में राज्य के नाम से जाना जाता था। इसमें सिर्फ एक अनुच्छेद था जो अनुच्छेद 238 था। क्या? सिर्फ इसमें एक अनुच्छेद था। कौन सा? एग्जाम में बन सकता है जो भाग भाग बन सकता क्वेश्चन के, जो भाग 7 अभी वर्तमान में निरस्त कर दिया गया है, वो कौन से आर्टिकल के तहत आता था? तो आर्टिकल 238। सिर्फ एक आर्टिकल था, सिर्फ भाग 7 एक ऐसा था जिसमें सिर्फ एक अनुच्छेद आता था, वो था 238। इसे अब वर्तमान में खत्म कर दिया, भाग 7 को भी, और आर्टिकल 238 तो खैर हो ही चुका है, ये दो के दो खत्म हो चुके हैं। ठीक है, हालांकि इसे संविधान के 7वें संशोधन अधिनियम 1956 के जरिए खत्म कर था। किसके? 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत खत्म कर दिया गया था। वह संविधान का एकमात्र ऐसा भाग है जिसे पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। इसमें पहले रियासती शामिल थे, क्योंकि इसमें रियासत शामिल थे। कौन से? जैसे जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, तुर्नकोर, कोचीन, मध्य भारत, सौराष्ट्र, मैसूर, पूर्व पंजाब, क्योंकि पहले जो भारत 1947 से पहले अलग अलग रियासत थी। तो इसमें क्या था, 238 के तहत इनको ही क्या दिया था, एक स्पेशल दिया गया था। तो आप जो अलग रह सकते हो करके, तो इसमें बाद में से जो है समाप्त कर दिया गया था। कब? 7वें संशोधन अधिनियम 1956 के तहत जो भाग 7 है, आर्टिकल 238 को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, ये आप नोट कर लें, इंपॉर्टेंट। अब अगला है, देखो 238 निरस्त। अब है भाग 8। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित जो आपके यूनियन टेरिटरी है, तो केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है भाग 8। अभी आपके और भाग है, अभी तो भाग 8 में ही पहुंचे हम। तो 239 केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन है इसमें संबंधित, जो केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव। 239 का एक, कुछ संघ शासित प्रदेश के लिए स्थानीय विधान मंडल या मंत्रिपरिषद या दोनों का निर्माण करना। क्या? विधान मंडल या मंत्रिपरिषद का, दोनों का निर्माण करना। ये केंद्र शासित प्रदेश के लिए स्थानीय में है, जो अभी आपका कहाँ है, दिल्ली में है, दिल्ली सब जगह है। और दिल्ली के संबंध में विशेष प्रावधान है, ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा? 239 का डबल ए। देखिए, कुछ संघ शासित प्रदेश के लिए स्थानीय विधान मंडल या मंत्रिपरिषद या दोनों का निर्माण करना, ये 239 का ए है, केंद्र शासित प्रदेश के लिए, संघ शासित प्रदेश के लिए, और दिल्ली के लिए स्पेशल है 239 का डबल ए। 239 का ए भी संवैधानिक तंत्र की विफलता के मामले में प्रावधान है। 239 का बी विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश प्रख्यात करने की प्रशासनिक शक्ति है। 239 कहता है कि संघ राज्य क्षेत्र के लिए विनियम बनाने के राष्ट्रपति की शक्ति है। 241 केंद्र शासित प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय होगा एक। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है इस 241 के तहत। फिर है भाग 9। भाग 9 में पंचायत। 243 में परिभाषा है इसका, और 243 का ए में ग्राम सभा। ये सब के सब इंपॉर्टेंट। ठीक है, पंचायत पूरा याद करना है इसका कि ए में क्या है, बी में क्या है, ये सब इंपॉर्टेंट है। 243 में तो पंचायत की परिभाषा है, संबंधित है। ए में है ग्राम सभा, बी में है पंचायत का संविधान, सी में पंचायत की संरचना, डी में सीटों का आरक्षण। ठीक है, आरक्षण। 243 का ए में है पंचायत की अवधि कितनी रहेगी, इनकी सदस्यता की योग्यता, एफ में। जी में पंचायत की शक्ति, अधिकार एवं उत्तरदायित्व। एच में पंचायत द्वारा उनकी निधियां द्वारा कर लगाने की शक्तियां। जैसे आपने देखा कि जो आपके पंचायत होते हैं, जहां अगर पंचायत इलाके में कहीं का मेला हिला लगता है, तो वहां वो उनसे जो है, जो वहां दुकान लगती है, उनसे थोड़ा बहुत टैक्स वसूल सकते हैं। तो ये आपका है पंचायत द्वारा कर लगाने की शक्तियां, उनको ये शक्तियां हैं। अनुच्छेद 243 का आय वित्तीय स्थिति की समीक्षा, यानी किससे? वित्त आयोग से, वित्त आयोग का गठन। 43 का जे में है पंचायत के लेखाओं के लेखा परीक्षा। के में है पंचायत के चुनाव, इंपॉर्टेंट है चुनाव। ठीक है, एग्जाम में काफी बन चुके हैं, क्योंकि 243 किससे संबंधित हो, चुनाव से संबंधित है पंचायत के। 43 का एल है केंद्र शासित प्रदेश के लिए आवेदन। ये सब आपको याद करना है, ये मत समझना कि ABCD करके जो मैं आपको करा रहा हूँ ये सब आपको याद करना है। ये इसमें से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। केंद्र शासित प्रदेश के लिए आवेदन। 243 एम भाग का कुछ क्षेत्र में लागू नहीं होना, कुछ भाग में लागू नहीं होना। 243 एन मौजूदा कानून और पंचायत की निरंतरता। 243 का ओ चुनावी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक। ठीक है, चुनावी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक इसमें 243 का ओ में। अब है भाग 9 का ए। भाग का 9 का ए में है नगर पालिकाओं से संबंधित है। किसमें? नगर पालिकाओं से संबंधित। 243 का पी है नगर पालिका से संबंधित परिभाषा से, 243 का पी। अगला है 200, ये सब के सब इंपॉर्टेंट है। ये सब आपको याद करना है, ये मत सोचना कि 243 का हम सिर्फ एक याद कर लें, सिर्फ इसका पी कर लें, उसका ऊपर सिर्फ ए कर लें, ये नहीं आपको पूरे याद करना है इसमें।
243 का क्यू में है नगर पालिका का संविधान। इसमें नगर पालिका का संविधान क्यू है। आर में है उनकी संरचना नगर पालिका की। एस में वार्ड समिति का गठन और संरचना। टी में सीटों का आरक्षण। यू में नगर पालिका की अवधि कितनी रहेगी। और बी में योग्यता क्वालिफिकेशन। डब्ल्यू में नगर पालिका की शक्ति का अधिकार और जिम्मेदारियां। एक्स में नगर पालिका द्वारा उनके निधियों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति। 243 वित्त आयोग इंपॉर्टेंट है। 243 में वित्त आयोग। 243 का जेड में नगर पालिका के लेखाओं के लेखा परीक्षा। 243 का जेड ई में नगर पालिका के लिए चुनाव। 243 जेड बी में है केंद्र शासित प्रदेश के लिए आवेदन। जेड सी में है कुछ क्षेत्र के लिए लागू नहीं होना। जेड डी में जिले योजना की समिति है। तो जो आपके सेम ऊपर है ये सेम नीचे भी है, लेकिन आपको जो है ये अलग है। ठीक है, ये आपके अलग है तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। जिलों के लिए समिति। जेड ई में महानगर योजना के लिए समितियां महानगर में, क्योंकि नगर पालिका जो होता है महानगर यानी जो आपके उसमें होता है वो शहर में होता है। 243 जेड एफ मौजूदा कानूनी और नगर पालिका के लिए निरंतरता। और 243 का जेड जी बार जेड जी में बार चुनाव मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप के लिए है इसमें। ठीक है, इसमें न्यायालय के हस्तक्षेप के से संबंधित है। अब है 10वां भाग 10 अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है। भाग 10 में 244 के अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन संबंधित है। किसमें एडमिनिस्ट्रेटिव संबंधित है। एससी और अनुसूचित क्षेत्रों जनजाति एसटी एससी वालों के लिए प्रशासनिक से संबंधित है। 244 का ए असम में कुछ आदिवासी क्षेत्र को मिलाकर एक स्वायत्त राज्य का संगठन और उसके लिए स्थानीय विधानमंडल या मंत्रिपरिषद या दोनों का निर्माण करना। नेक्स्ट है अब है भाग 11। भाग 11 में कि संघ और राज्य के बीच संबंध। किसमें संघ और राज्य के बीच संबंध। विदेश शक्ति का वितरण यानी विदेश शक्ति का वितरण संघ और राज्य के बीच में। आज इसमें देखते हैं क्या तालमेल है। 245 कहता है कि संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून की सीमाएं। संसद और राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाए गए कानून की सीमाएं। 246 संसद और राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून की विषय वस्तु। 246 का ए माल और सेवा कर के संबंध में विशेष प्रावधान यानी आपका जो इसे जीएसटी कह सकते हो आप। 248 कानून की अवशिष्ट शक्तियां। 250 संसद के राज्य सूची के किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति यदि आपातकाल के उद्घोषणा चल रही हो। 252 दो या दो से अधिक राज्यों के लिए सहमति से कानून बनाने की संसद की शक्ति और किसी अन्य राज्य द्वारा ऐसे कानून को अपनाना। 254 संसद द्वारा बनाए गए कानून और राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून के बीच असंगति। और प्रशासनिक संबंध यानी राज्य और संसद के बीच में प्रशासनिक यानी एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन। 256 कहता है कि राज्य और संघ के दायित्व होंगे इसमें प्रशासनिक में 256 के तहत। 257 कुछ मामलों में राज्य पर संघ का नियंत्रण होगा, क्योंकि पता है कि ना संघ सेंटर जो बड़ा होता है राज्य छोटा होता है। अनुच्छेद 258 कुछ मामलों में राज्य को शक्तियां आदि प्रदान करने की संघ की शक्ति। 258 का ए संघ को कार्य सौंपने की राज्य की शक्ति। 260 भारत के बाहर के क्षेत्रों के संबंध में संघ का अधिकार क्षेत्र। भारत के बाहर के क्षेत्र के संबंध में संघ का अधिकार। ठीक है, वहां किसका होगा सेंटर का होगा यानी संघ मतलब संघ का क्या होगा आपका राज्य हो गया आपका अलग अलग राज्यों के संघ हो गया मतलब एक जो मोदी मंत्रिमंडल होता है वहां आपका ये संघ होता है संसद जो होता है। अनुच्छेद 261 सार्वजनिक अधिनियम अभिलेख और न्यायिक कार्यवाही ये 261 के तहत होती है। आप यहाँ जल से संबंधित विवाद। 262 अंतर्राज्यीय नदियों नदी घाटियों के जल से संबंधित विवादों का न्यायिक निर्णय 262 में। 263 इंपोर्टेंट है एक अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान। अब 12वां है आपका वित्तीय संपत्ति से अनुबंधन। ठीक है, फाइनेंशियल संबंधित है। 264 में इसकी व्याख्या कर रखी है वित्तीय संपत्ति की। 265 के हैं कि करों का विधि के प्राधिकरण के बिना अधिरोपित न किया जाए। 266 कहता है कि भारत और राज्य के संचय निधि इंपॉर्टेंट है
संचित निधि कितने में? 266 में। और आकस्मिक निधि है 267 में। ये देख सकते हो आप। 266 कहते हैं। क्वेश्चन बनता है आपके कि भारत के संचित निधि का उल्लेख किस में किया गया है? तो आर्टिकल 266 में। और आकस्मिकता निधि के उल्लेख किया गया है 267 में। राज्य और राज्य के बीच राजस्व का वितरण 269 है कि कर संघ द्वारा लगाए और एकत्र किए गए लेकिन राज्यों को सौंपे गए जो कर होता टैक्स। 269 का ए अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान माल और सेवा कर का उद्ग्रहण और संग्रहण करना। तो 70 केंद्र और राज्य के बीच लगाए और वितरित किए गए कर यानी टैक्स है, जैसे आपके जीएसटी में होता है सब कुछ लगाए हुए। 279 का कहता है कि शुद्ध आय की गणना करना, इंपॉर्टेंट है याद करना। 279 का ए कहता है कि माल और सेवा कर यानी जीएसटी, गुड सर्विस टैक्स, ठीक है, गुड एंड सर्विस टैक्स इंपॉर्टेंट एग्जाम में बन सकता है कि जीएसटी किससे संबंधित है, तो माल और सेवा कर परिषद जो आपका है यही आपका लागू हो रखा था 2017 को। तो 279 का ए। 280 में वित्त आयोग से संबंधित है। क्वेश्चन बन सकता है कि जीएसटी भारत के संविधान में के आर्टिकल किस में उल्लेख किया गया है? तो 279 का ए में। वित्त आयोग की सिफारिश 281 में। विविध वित्तीय प्रावधान देखते हैं आप। 282 में संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व में से चुकाए जाने वाला का व्यय। 283 संचयी निधियों, आकस्मिक निधियों, जनता के खातों में जमा धन की अपरिक्षा आदि। 284 लोक सेवाओं और न्यायालय द्वारा प्राप्त अधिकारियों की जमा राशियों और अन्य धन की अभिरक्षा। 285 संघ की संपत्ति को राज्य कराधान से छूट, इंपोर्टेंट याद कर लेना। 286 माल की बिक्री या खरीद पर कर लगाने के संबंध में प्रतिबंध, ये भी इंपॉर्टेंट है। 287 बिजली पर टैक्स से छूट। 288 कुछ मामलों में पानी या बिजली के संबंध में राज्य द्वारा कराधान से छूट। जैसे आपने देखा होगा ना, दिल्ली सरकार ने क्या कर रखा है, बिजली और उसमें क्या कर रखा है, छूट दे रखी है ना, तो वैसे आपका इसमें प्रावधान कर रखा है। आर्टिकल 289 किसी राज्य की संपत्ति और आय को संघ के कराधान से छूट। 290 कुछ व्यय और पेंशन के संबंध में समायोजन। 290 का एक कुछ देवसमय निधियों को वार्षिक भुगतान। अब संपत्ति का अधिकार, ये आपका जो संपत्ति का अधिकार था आर्टिकल 19 में जो 7 थे, 7 से 1 को हटा दिया था संपत्ति का अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत। इसको किस में रखा था? 300A में रख दिया था, किससे? संपत्ति का अधिकार। आप वर्तमान में कितने, 19 में कितने, सिर्फ 6 है। तो आपको बताया कि संपत्ति का अधिकार को जो है व्यक्तियों को कानून के अधिकार के बिना संपत्ति से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। ये आपके आप संपत्ति का अधिकार 300A में रखा गया, ठीक है, अनुच्छेद 19 से हटाकर। अब भारत के क्षेत्र के भीतर, भारत के क्षेत्र के भीतर कौन कौन सा आता है? भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और अंतक्रिया। अनुच्छेद 301 व्यापार वाणिज्य समूह की स्वतंत्रता है। 202 में है व्यापार वाणिज्य समागम पर प्रतिबंध लगाने की संसद की शक्ति। भाग 14 में है संघ और राज्य के अधीन सेवाएं यानी जो सर्विस सेक्टर, जो गवर्नमेंट को सर्विस देते हैं, जो गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, ठीक है, सेवाएं उल्लेख किया गया है कि 308 में सेवाएं का, ठीक है। 309 में है संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें क्या होगी उनकी। 310 में संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्ति के पद का कार्यकाल कितना रहेगा? तो कार्यकाल तो 60 वर्ष ही रहता है। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाएं यानी आईएएस आईपीएस अधिकारी जो होते हैं आपके यूपीएससी जो कंडक्ट कराते हैं, यूपीएससी, इसमें आईएएस आईपीएस होते हैं, तो अखिल भारतीय सेवाएं संबंधित हैं। 312 का ए है सेवा के अधिकारों के सेवा शर्तों में परिवर्तन करने या उन्हें रद्द करने की संसद की शक्ति होती है, यानी इसमें कोई भी अगर फेरबदल करना हो तो वो संसद कर सकती है, ठीक है। आप लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग जो आपके होते हैं संघ और राज्य लोक सेवा आयोग, यानी संघ मतलब वो होते हैं यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और राज्य में होता है कौन? स्टेट पीसीएस, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। तो दोनों का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 315 में। संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग ये 315 में है। 316 के सदस्य की नियुक्ति का कार्यकाल क्या होगा उनका? 317 लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाना और निलंबित करने का प्रावधान है 317 में। 318 में आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों के सेवा शर्तों के संबंध में विनियम बनाने की शक्ति है।
319 आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पद धारण करने का प्रतिषेध। 320 लोक सेवा आयोग का कार्य। 321 लोक सेवा आयोग के कार्य का विस्तार करने की शक्ति, यानी उनका कार्य जो है विस्तार करने की शक्ति कौन किसके पास है? सारे संसद के पास है। ठीक है। अनुच्छेद 322 लोक सेवा आयोग का व्यय एक्सपेंडिचर कितना रहेगा उनका। अनुच्छेद 323 लोक सेवा आयोग का प्रतिवेदन। अब है भाग 14 का ए, इसमें क्या है? अधिकरण। 323 का एक है प्रशासनिक न्यायाधिकरण और 323 का बी में अन्य मामलों के लिए ट्रिब्यूनल, यानी ट्रिब्यूनल बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में हो गया आपका अधिकरण। अब है भाग 15 चुनाव, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो सब भाग के आपके स्टार्टिंग के आपको जरूरत पड़ने की उसमें क्या है, जैसे 324 में क्या है? चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण चुनाव आयोग में निहित होगा, यानी इलेक्शन कमीशन में। 325 किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूल, वंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी विशेष मतदाता सूची में शामिल होने या शामिल होने का दावा करने के लिए अपात्र नहीं होना चाहिए। ये 26 लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, यानी 18 साल के जो एडल्ट होते हैं उनके आधार पर होगा। इसका विधानसभा और लोकसभा, लोकसभा हो गया आपका सेंटर में जहाँ से मोदी बनते हैं, यानी जो आपके प्रधानमंत्री बनते हैं वहाँ से, जो स्टेट में आपके मुख्यमंत्री बनते हैं उनके विधानसभा चुनाव होते हैं। 323 विधानमंडल के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने की संसद की शक्ति। 328 में ऐसे विधानमंडल के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने के लिए राज्य के विधानमंडल की शक्ति। 329 चुनाव मामले में अदालत के हस्तक्षेप पर रोक। अब 16 कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान है, यानी कुछ को जो है स्पेशल दर्जा दिया गया है। वो कौन से? 330 में है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षण होगी। ये किसमें? 330 में। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके बनता है ये क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, आपको ये सब याद करना है आपको। 331 में लोकसभा में अगल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व, जबकि अब ये खत्म कर दिया गया है। ठीक है, एंग्लो इंडियन, ये आपके 2019 में हुआ था आपके अमेंडमेंट, उसमें आपको खत्म कर दिए गए हैं। 332 राज्य के विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें, कहाँ? राज्य में, वहाँ ऊपर संसद में, ये राज्य विधान परिषद में। 333 राज्य के विधानसभा में एंग्लो इंडियन, ये भी खत्म कर दिया है, इन दोनों को छोड़ दो। 33 का और 31 का, इन दोनों को खत्म कर दिया गया। ठीक है, मैंने फिर भी रखने को रखा है, एग्जाम में बन सकता है कि 333 इससे संबंधित हो, तो ये राज्य विधानसभा में है। ठीक है, राज्य विधानसभा। और 331 दो के दो फर्क है दोनों में, तो 331 लोकसभा में, यहाँ कन्फ्यूज मत कर देना, और ये राज्य विधानसभा में। 334 सीटों का आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व 60 साल बाद समाप्त हो जाएगा। 335 सेवा और पदों के लिए अनुसूचित जाति और जनजाति के दावे। 368 में क्या है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति यानी SC आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। ठीक है, SC कमीशन। 338 का एक इंपॉर्टेंट है ST आयोग, जनजाति आयोग। और 338 का बी में OBC आयोग, यानी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। 3 के 3 आयोग याद करना कि कौन कौन से अनुच्छेद में है। और 339 यह अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और अनुसूचित जनजाति के कल्याण पर संघ का नियंत्रण। 339 में OBC, ST और SC कमीशन। 340 है पिछड़े वर्ग की स्थिति की जांच के लिए आयोग की नियुक्ति करना, जो बैकवर्ड क्लास के होते हैं। 341 किसी राज्य केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में अनुसूचित जाति कौन होंगे। ठीक है, किसी राज्य केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में ये आपका उल्लेख रखा 341 में। ठीक है, ये कौन से लोग SC होंगे, कौन से लोग मतलब SC SC के लोग होंगे, SC ST के लोग होंगे, ये आपको किसी राज्य केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में अनुसूचित जाति को कौन होंगे, ये आपका उल्लेख है 341 में। ठीक है, किसी राज्य केंद्र शासित, ये आपका कौन करेगा? संसद करेगा। ठीक है, ये आपके SC कैटेगरी में घोषित करना है, ST में करना है, ये सब करेगा संसद करेगा। 342 किसी राज्य केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में अनुसूचित जनजाति कौन होंगे, ये आपका उल्लेख है किसमें? सॉरी 341 में SC के सिर पे और 342 में ST के। इसमें आपको जो संसद करेगा, ठीक है, ये सारे किसके पास है? संसद के पास, कि कौन किसकी कैटेगरी होगी, ये आपके जो है संसद डिसाइड करता है कि ये मतलब इनको, मतलब वो क्या होता है कि काफ़ी अभी जो आपके बदलते रहते कि काफ़ी ऐसे होते हैं कि कास्ट वाले उनको जो है कैटेगरी में बदल दिया जाता है कि किसी को SC में, किसी को ST में। 341 के तहत SC के संबंध में और 342 ST में। और 342 का A में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग को, ये भी आपको राष्ट्रपति करता है। ठीक है, संसद कौन सी रिपोर्ट करती है? संसद करती है। अब है भाग 17 के राजभाषा से संबंधित। भाग 17 में क्या है? राजभाषा। एग्जाम में आपसे ये भी पूछा जाता है कि
कौन से भाग में राजभाषा संबंधित है? तो भाग 17 में। तो 22 के 22 भाग भी आपको करा रहा हूँ मैं साथ में, ये 22 के 22 भाग याद करना है कि कौन से भाग में क्या है। सही भाग करा रखे आपको मैंने, 17 भाग हो गए अभी तक। 43 में संघ की राजभाषा, संघ की राजभाषा होगी, बल्कि भारत की कोई राजभाषा नहीं है। 344 आयोग और संसद की राजभाषा समिति संबंधित है। 45 में किस राज्य की राजभाषा या भाषा है संबंधित। 46 में एक राज्य दूसरे के बीच या एक राज्य और संघ के बीच संचार के लिए राजभाषा। 47 किस राज्य की जनसंख्या के एक वर्ग द्वारा बोली जाने वाली भाषा से संबंधित विशेष प्रावधान। सर्वोच्च न्यायालय की भाषा और उच्च न्यायालय की भाषा क्या रहेगी, यानी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की। 348 कहता है कि आर्टिकल संविधान का उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय में और अधिनियम विधेयक आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा रहेगी। 39 भाषा से संबंधित कुछ कानून के अधिनियम के लिए विशेष प्रक्रिया रहेंगे। 50 में कि शिकायतों के निवारण के लिए अभिवेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा। 350 का प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा, यानी जो आपकी मातृभाषा में प्राथमिकता मतलब जैसे आपकी मातृभाषा कौन से, हिंदी मानो आप, हिंदी को आप मान सकते हो, ठीक है। मातृभाषा मतलब जो आपके वहाँ चल रही है मातृभाषा, जैसे आपके तमिल में वो तमिल चलती है, तो वैसे आपके जो नॉर्थ साइड में वहाँ मातृभाषा में कहते हैं हिंदी चलती है। तो आपको जो हिंदी वैसे सब जगह सिखाई जाती है आपको, ऐसा नहीं कि पूरे ऑल इंडिया में एक सब्जेक्ट हिंदी का जरूर होता है, भले तमिल हो कहीं भी हो, तो एक सब्जेक्ट मुझे लगता है कि हिंदी का होगा शायद। मुझे तो कन्फर्म पता नहीं कि नीचे साइड है नहीं तमिल साइड, लेकिन मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा देना है, ये आपका 350 का ए कहते हैं। 350 का बी में भाषा अल्पसंख्यक के लिए विशेष अधिकार, जो भाषा अल्पसंख्यक के आधार पर है। 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में बार बनता है आपके। अगर आप हिंदी की तैयारी भी करते होंगे तो वहाँ भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि आपका हिंदी ग्रामर में कि हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश है, तो 351 में। आप है भाग 18। भाग 18 कहता है कि आपातकालीन प्रावधान, आपातकालीन नेशनल इमरजेंसी होती है। 352 आपातकाल की घोषणा, ये कह रहा था मैं आपको, आपातकाल की घोषणा ये है नेशनल इमरजेंसी। ये भारत में 3 बार लगी है, 65 जब युद्ध हुआ था, 62 में चाइना के साथ, 65 में पाकिस्तान के साथ, और 71 में आंतरिक क्लेश के चक्कर में ये इंदिरा गांधी जी ने लगाया था। 3 बार अभी तक हो चुका है। तो इसी में कह रहा हूँ कि आपको जो 352 के तहत आर्टिकल 19 स्वतः ही समाप्त हो जाता है, ठीक है, निलंबित हो जाते हैं। और 20 और 21 ऐसे आर्टिकल हैं जो आपके 352 भी जब लगा हो ना आपातकाल की घोषणा, तब भी 20 और 21 समाप्त नहीं होते हैं, बाकी सभी आर्टिकल समाप्त हो सकते हैं अनुच्छेद। 353 आपातकाल घोषणा का प्रभाव पड़ता है। 54 में आपातकाल की घोषणा के दौरान राजस्व के वितरण से संबंधित प्रावधान को लागू करना है। 55 में बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति के खिलाफ राज्य की रक्षा करने के लिए संघर्ष का कर्तव्य है, संघ का कर्तव्य है। अनुच्छेद 356 राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के मामले में प्रावधान है। अगर 356 में यह है कि संवैधानिक तंत्र की विफलता, अगर किसी राज्य में अगर संविधान का तंत्र विफल हो गया हो, अगर वो राज्य उस मुख्यमंत्री से नहीं चल रहा, तो वहाँ क्या लगता है, राष्ट्रपति शासन, ठीक है, क्या प्रेसिडेंट रूल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन, इसे कहते हैं आपके 356 के तहत लगाया जाता है। 57 में अनुच्छेद 356 के तहत जारी घोषणा के तहत विधायी शक्ति का प्रयोग किया जाता है। 58 में कि आपात स्थिति के दौरान अनुच्छेद 19 के प्रावधान का निलंबन किया जाता है। अनुच्छेद 359 आपात स्थिति के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकार के प्रवर्तन का निलंबन किया जाता है। और 360 वित्तीय आपात के संबंध में प्रावधान है। और जबकि भारत में वित्तीय आपातकाल अभी तक एक बार भी नहीं लगा हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में बन सकता आगे कि वित्तीय आपातकाल भारत में कितने बार लग चुका है, अभी तक एक बार भी नहीं लगा हुआ है। अब है भाग 19, यह विविध। इसमें है कि 361 में है कि राष्ट्रपति, राज्यपाल और राज प्रमुख का संरक्षण होगा। 361 ए कहता है कि संसद और राज्य विधानमंडल की कार्यवाही के प्रकाशन का संरक्षण। 61 का बी लाभकारी राजनीतिक पद पर नियुक्ति के लिए अयोग्य होगा। अगर कोई लाभकारी राजनेता किसी लाभ के पद पर है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा नियुक्ति के लिए। अनुच्छेद 363 कुछ संधियों, समझौता और आदि से उत्पन्न होने वाले विवादों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक। 63 का ए भारतीय रियासतों के शासकों को दी गई मान्यता समाप्त करने प्रिव्यू प्रिंस को समाप्त कर दिया गया है। ये भी आपको इम्पोर्टेंट है कि भारतीय रियासत के शासक को दी गई मान्यता कौन से आर्टिकल के तहत समाप्त कर दी गई है, तो 363 का 363 आर्टिकल ए के तहत समाप्त कर दिए गए। 364 प्रमुख बंदरगाह और हवाई अड्डों के संबंध में विशेष प्रावधान रखता है।
अगला 365 संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने या उन्हें प्रभावित करने में विफलता का प्रभाव है। अब है संविधान का संशोधन, ये भाग 20 में है। 368 संविधान और उसके लिए प्रक्रिया में संशोधन करने की संसद की शक्ति होती है। ठीक है, ये हमने कहाँ से ले रखा है? संविधान में संशोधन की प्रक्रिया हमने किस देश से ले रखी है? दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, साउथ अफ्रीका से ले रखी है हमने संविधान में संशोधन करने की शक्ति, यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने की हमने कहाँ से लेके? दक्षिण अफ्रीका से। और कौन से आर्टिकल में? अनुच्छेद 368 के तहत हम भारत के संविधान में संशोधित कर सकते हैं। 21 है कि अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान किन किन को दे रखे। ठीक है, राज्य सूची में कुछ मामलों के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को अस्थायी शक्ति, जैसे कि समर्थ सूची के मामले में थे। समर्थ सूची भी हमने कहाँ से ले रखी है? ऑस्ट्रेलिया देश से ले रखी है। जैसे 370 जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी प्रावधान, आपकी ये तो अब हट चुका है 370। 371 कहते हैं कि महाराष्ट्र और गुजरात राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान, अब कहाँ कहाँ दे रखे ये याद करना। ठीक है, अब यहाँ से आप देख लो, 70 तो हट चुका है। 371 में दे रखा है महाराष्ट्र गुजरात राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान, किसे? महाराष्ट्र गुजरात को 71 में। 71 का ए में दे रखा है नागालैंड को, बी में दे रखा है असम को, सी में दे रखा है मणिपुर को, वे एक विशेष प्रावधान राज्य का। और फिर उसके बाद है सी में मणिपुर है, डी में आंध्र प्रदेश को दे रखा है, आंध्र प्रदेश के संबंध में विशेष प्रावधान। ठीक है, एक स्पेशल स्टेटस हुड दे रखा है। 71 का ई में है आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना, ये भी इंपॉर्टेंट है। सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान किसको दे रखा है? विशेष प्रावधान 71 का भी यही, अभी आप जो सोनू वांगचुक है ना, यही मांग रहे थे वो भी आपके, वो भी कहते कि लद्दाख को एक स्पेशल स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए। 371 के में एक कि लद्दाख के लिए भी रखा जाए। ठीक है, 371 जो आपके ये रखा गया है, तो ये आपके लद्दाख के लिए मांग रहे थे वो। 371 जी में है मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान। 71 के एच में है अरुणाचल प्रदेश के लिए, आई में है गोवा के लिए। 71 का जे में है कर्नाटक राज्य के लिए। ठीक है, 71 का जे में कर्नाटक राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान। ये सभी राज्य आपको याद कर लेना है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो लद्दाख के लिए भी बात चल रही है, अभी देखते हैं क्या होता है। तो इसमें इसी की बात करके 371 में उनको भी वो भी कह रहे हैं कि 371 के तहत हमें भी एक स्पेशल जो आपके केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया जाए। 372 में के मौजूद कानूनों को लागू करने और उनका अनुकूलन। 72 का एम है कानून को अनुकूलित करने के राष्ट्रपति की शक्ति होगी। 73 के कुछ मामलों में निवारक निरोधक के तहत व्यक्तियों के संबंध में आदेश देने के राष्ट्रपति की शक्ति रहेगी। 74 संघीय न्यायालय के न्यायाधीश के बारे में प्रावधान और संघीय न्यायालय में या परिषद में महामहिम के समक्ष लंबित कार्यवाही। 75 में कि न्यायालय प्राधिकरण और अधिकारी संविधान के प्रावधान के अधीन कार्य करने जारी रखेंगे। 76 याद है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बारे में प्रावधान है इसमें। 77 में कि भारत के नियंत्रक महापरीक्षा के बारे में प्रावधान है, नियंत्रण महालेखा परीक्षा के तहत। 78 में लोक सेवा आयोग के संबंध में प्रावधान है। 78 का एम है आंध्र प्रदेश के विधानसभा की अवधि के लिए विशेष प्रावधान है, किसके? आंध्र प्रदेश। 78 का एम है। अब है 22 भाग 22 लास्ट है, जो संक्षिप्त शीर्षक प्रारंभ हिंदी में आधिकारिक पाठ और निरंसन के समय संबंधित है। इसमें क्या है आपके 393 में के लघु शीर्षक हैं, लघु शीर्षक संबंध है। उन 394 में है ये प्रारंभ संबंधित है। उन 394 का ए है हिंदी भाषा में आधिकारिक पाठ। ठीक है, हिंदी भाषा में आधिकारिक पाठ होना चाहिए। तो ये थे आपके दोस्तों 394 का ए, आपको मैं सारा करा चुका हूँ। जो इम्पोर्टेंट आपको मैं बता चुका हूँ, वही आपके जो राज्य और संसद, और बाद में जो आपको स्पेशल मैंने आप बता के आपको जो अभी करा 371 के बाद इनको पढ़ लेना। और आपके बीच में जो 314 से हैं, जो आपका स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और यूपीएससी है, 314 से लेकर और इलेक्शन कमीशन, उनको पढ़ना है 314 से। कुछ बीच में आपको जो है 40-42 तक नहीं, 300 से सब इम्पोर्टेंट है। 314 से लेकर आपके लिए 300 जो आपके 71 वाले हैं, यहाँ पर तक आपके सारे महत्वपूर्ण है। ठीक है, 314 से लेकर 371 तक।
और आपको स्टार्टिंग में 1 से लेकर मेरे अंदर से जो है आपको 80 तक तो खैर पढ़ने ही पढ़ने हैं। बाकी आपको याद कर लेने कि जो आपके लोकसभा के उपाध्यक्ष वाले हैं और वित्तीय संबंधित हैं, बीच में आपके जो हैं विधानमंडल से संबंधित हैं, ठीक है, राज्य विधानमंडल, ये सब आपको पढ़ने हैं, ठीक है। बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए आपके लिए बहुत से बहुत 200 इंपॉर्टेंट है, वो आपको मैं करा चुका हूँ। आप देखो कि आपको कितने पढ़ने हैं, सब आपके लिए देखो, जितना हो सके आप उतना पढ़ो अभी। और आपका जो एग्ज़ाम अगर लेट में है, 2-3 महीने बाद है, तो आप, मैं कह रहा हूँ कि सब पढ़ो। अगर आपके पास टाइम नहीं है, जैसे आप एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम देने वाले हो या किसी और एग्ज़ाम देने वाले हो, अगर आपके पास टाइम नहीं है, तो आपको मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि 1 से लेके 80 तक के आप याद करो, बस हो गया। बाकी अगर आप पहली बार अगर पढ़ रहे हो तो अनुच्छेद को, बाकी आप जो है, अगर आपका 2-3 महीने बाद है, तो आप सभी को देख लो अच्छे से, ठीक है। तो यही दोस्तों आज के थे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आने वाली ऐसी आपके जो इन्फॉर्मेशन वीडियो रहेगी, मैं आपके लिए वही वीडियो लेके आता हूँ जो आपके एग्जाम में हमेशा बनता है। अभी मैंने आपको बीच में आपको परियोजना की वीडियो कराई थी, वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, संविधान में संशोधन, वो कराए थे। तो सभी आपके लिए वही वीडियो लेके आता हूँ जो आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन वहाँ से बनते ही बनते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग।